फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैम्सिम। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस हमने स्टार्ट करा था, तो उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखा हमने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा। तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो CH3F है और CH3I, इसको हम लोग डायरेक्टली इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं होता और ये बनता है तो बहुत ही कम यील्ड होता है। तो पहले एक बार हम इन दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक सिंगल रिएक्शन उसको देख लेते हैं कि CH3F और CH3I हम कैसे बनाते हैं, तब हम लोग चलेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब देखिए, जो हमारा CH3F है वो कैसे बनता है। तो अगर आपने CH3Br ये मैं बना सकता हूं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आप इसको AgF से ले लो और यहां पे आपका बन जाता है CH3F प्लस AgBr, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो हैलोजन एक्सचेंज हो गया ना, इस स्पेशल रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। तो CH3F इस तरीके से बन सकता है। डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसलिए नहीं बनाते। अब अगर हम CH3Br लेना चाहें, CH3I बनाना चाहते हैं, तो CH3I में मतलब Br में NaI ले लो। यहां भी देखो, यहां भी आपका हैलोजन एक्सचेंज हुआ, इधर भी हैलोजन एक्सचेंज हुआ, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिन-किल्स्टन रिएक्शन। फिन-किल्स्टन रिएक्शन, तो ये कुछ स्पेशल रिएक्शन है, फिन-किल्स्टन एंड स्वार्ट्ज, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग ध्यान रखना। यहां हैलोजन एक्सचेंज होने जा रहा है और इससे हम लोग CH3F एंड CH3I बना लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको आप लोग बहुत ही लाइटली लेके छोड़ देते हैं और यहां गलतियां हो जाती है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस को अगर हम देखना चाहें, तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स का देखते हैं। आपको पता है कि हम लोग इसको RX से लिखते हैं, ठीक है ना, RX। तो जो हमारे स्मॉलर RX है, जैसे कि सपोज करो CH3L, CH3Cl, CH3Br, CH3F, ये भी स्मॉलर है ना, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहां पे है और ये एक ही कार्बन है। तो ये जो स्मॉलर वाले होते हैं ये जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं, ये गैसियस स्टेट में होते हैं, स्मॉलर है, इनके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम है, वेन डर वाल फोर्स जो है कम है, इसलिए गैसियस स्टेट में ये होते हैं। इसको समझना। अब जैसे ही आप बढ़ते रहोगे ना, इसमें मास बढ़ाओगे इसका, सपोज करो आपने C3H7Cl ले लिया, या सपोज करो C9 और इधर कितना आ जाएगा, H19 आ जाएगा ना, H19Cl। अब अगर आपने इसको ले लिया तो ये लिक्विड ये सॉलिड ऐसा हो सकता है। जैसे जैसे मास आप बढ़ाओगे, क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स होता है, दैट वैन डर वाल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे मास यानी बड़े वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके, हेलो एल्केन हेलो एरेन के, वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। अब हेलो एरेन को देखें अगर हम, तो हेलो एरेन में हमारा ये है ना, स्टार्ट यहां से होगा, तो ये लिक्विड स्टेट में स्टार्ट होगा, सॉलिड स्टेट में मतलब गैसियस स्टेट में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहां C5 है, C6H5 है, C6H5 यानी कि 6 कार्बन है। तो ये किसी भी तरीके से गैसियस स्टेट में नहीं होने जा रहा है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में होगा, और अगर और भी बड़े मॉलिक्यूल आप लोगे तो सॉलिड स्टेट में होगा, ये ध्यान रखना। और वैन डर वाल फोर्स किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम लोग आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, जितना कम मास उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अगर सपोज करो मैं इस तरीके से लिखूं कि ये हो गया आपका, और सपोज I एंड दिस Br है ना, और दिस F। अब आप देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मास इसका है, सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा और फिर इसका होगा। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, ये तो एक ऑर्डर हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को पूछा जा सकता है ना। एक तरीका और होता है कि बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने का, कि अगर सपोज करो ब्रांचिंग होने लग गई तब बॉइलिंग पॉइंट कम होने लग जाता है। देखो जैसे मान लो ये सिंपल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, 4 कार्बन हो गए ना। देखिए अगर ये ब्रांचिंग हो गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो गया, और इस तरीके से अगर इसको बना दिया जाए
इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। इसका रीजन क्या होता है कि इधर क्या है, सरफेस एरिया देखो, इधर सरफेस एरिया छोटा हो गया, इधर सरफेस एरिया बड़ा है, इधर और भी बड़ा है। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इजी होगा इसको स्केप करना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट पे देखें हम लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब सेम वेरिएशन दिखाते हैं। थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट में एक और एक्स्ट्रा फैक्टर जुड़ जाता है कि उसका क्रिस्टल किस तरीके से है, यानी क्रिस्टल लैटिस यानी स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो इसको जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज करो यहाँ Cl है ना, इसमें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। देखो, तो यहाँ पे ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दो, यहां पे सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो का होगा, इसके बाद पैरा का होगा और इसके बाद मेटा का होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। क्लियर, ठीक है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने बताया था आपको कि क्रिस्टल किस तरीके से बना हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ये देखो पैरा वाला, ये एक सिमेट्री है, एक यहां पे सिमेट्री आ रही है। सिमेट्री आने से क्या होगा कि स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसको मेल्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, पैरा का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑर्थो होगा और उसके बाद मेटा होगा। ये ध्यान रखना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 5 to 6 का डिफरेंस हो सकता है, बट सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ स्टेबल सिमेट्री ये हो जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से इसको आप लोग आराम से समझ लेना कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से ऑर्डर इसका बता सकते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इसका जो पोलैरिटी है। देखो जनरली क्या है, आप लोग ये समझते हैं कि ये पोलर है, तो इसको वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होना चाहिए। हम वाटर इसलिए लेते हैं, एबंडेंट है हमारे पास। तो वाटर में ये होता क्या, देखो वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है हमारा वाटर का, और इसके अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल वाटर के ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये जो CX बॉन्ड है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर पाए। जबकि बॉन्ड को ब्रेक करेगा नहीं, ये इससे अटैचमेंट होगा नहीं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इस पॉसिबिलिटीज के लिए नहीं है। इसीलिए ये वाटर में इसको हम बोले बहुत ही रेयरली सॉल्युबल होते हैं, से इनसॉल्युबल। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि इसके बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकते हैं और ना ही इस तरीके से बॉन्ड इसे बना के हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो वाटर इनसॉल्युबल हो गए, जबकि ये पोलर था और ये भी पोलर है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसके उलट होता क्या है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। जैसे CCl4 ले लो, या बेंजीन ले लो, या बेंजोइक एसिड ले लो, C6H5COH। तो ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें ये बल्कि सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज छोटी छोटी जो है आराम से आप समझ लेना। एक और पॉइंट रह गया फिजिकल प्रॉपर्टी में, आपको मैं हालांकि वो पिछले वीडियो में बता चुका हूं डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो आप उसको वहीं से रिवाइज कर लेना। अब हम लोग देखते हैं वो डाइपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ये 3 तरीके के रिएक्शंस देते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरेंस। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट रिएक्शन जो डोमिनेटिंग रिएक्शन है इसकी, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वर्ड ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और वो या फिर लोन पेयर होगा और वो किसके पास जाएगा, न्यूक्लियस यानी कि प्लस के पास जाना चाहेगा। तो वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखिए ये बॉन्ड पोलर है, आप सभी लोग जानते हैं, डेल प्लस डेल माइनस, और इधर कहीं से न्यूक्लियोफाइल आएगा अगर, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो इस वजह से ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहां पे क्या बनेगा, C+, और इसी पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहां से, और इसी के साथ यहां पे C और Nu बन जाता है। तो दिस इज द बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल गया तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब इसके कुछ स्पेशल रिएक्शन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, ये स्केलेटन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का।
इसमें दो रिएक्शन होती है, एक SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लिएशन 1 क्या होता है इसको मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको, फिर आपको समझ में आएगा। और सपोज करो यहां मैंने कोई वीक बेस लिया, एनी वीक बेस का मतलब से H2O ले लिया या फिर C2H5OH। वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल अगर वीक होता है ना तो हमारा SN1 रिएक्शन कैसे डोमिनेट होती है देखता हूं, देखते हम लोग, बताता हूं इसको। तो देखो अब यहां पे ये बॉन्ड पोलर है तो ये ब्रेक होगा इधर। जब ये ब्रेक होगा, इसको आप मैकेनिज्म भी इसका समझ सकते हैं साथ के साथ, तो यहां पे इस तरीके से ये बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बन पे प्लस, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बन पे जब प्लस चार्ज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, और I- निकल गया। अब देखिए ये वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस में बोल रहा हूं, इसका भी एक मतलब है, अभी आपको बताऊंगा आगे। बट पहले ये देखो कार्बोकेटाइन जो बना प्लस है, इस पे इधर 3 CH3 अटैच है, तो हर एक CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पे ये 3 चार्ज पार्शियली इस पे डेवलप करेंगे, जिससे कि कार्बोकेटाइन हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। आप लोगों ने इसकी स्टेबिलिटी पढ़ी होगी, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन से अटैच है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये हो गया, ठीक है ना। अब ये इंटरमीडिएट बना हमारा, इसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको इंटरमीडिएट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट। और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज स्लो, ध्यान रखना, ये प्रोसेस स्लो होता है और यहां इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोसेस ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अभी समझना इसको, ये मैकेनिज्म है इसका। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 अगर आप लिखो इसको, तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां हमने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है और ये कार्बोकेटाइन यहां पे बन गया, जो कि मोस्ट स्टेबल है। और जो रेट यहां पे डिपेंड करने जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करने जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा सबस्ट्रेट पे, Rx हमने लिया हुआ है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अभी वीक बेस या न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं आया हुआ है इसमें, इसका भी इसमें कोई रोल नहीं आया RDS में, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ Rx पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका रेट मतलब Rx पे अगर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं SN1, यानी कि यूनिमोलिक्यूलर। SN1 होता है हमेशा यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है ना। SN1 इज ऑलवेज यूनिमोलिक्यूलर, क्योंकि इस पे सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करने जाता है इसका रेट। अब देखो ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पहले कार्बोकेटाइन को बनने देता है कि चलो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तब हम लोग अटैक करेंगे, इसलिए इसको वीक न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं हम लोग। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, 3 डिग्री है, मोस्ट स्टेबल, इंटरमीडिएट भी बन गया। स्टेप नंबर 1 हमारा SN1 का हो गया, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में अब देखो कार्बोकेटाइन आया इधर, अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास OH-, ठीक है ना, और ये H2O से आया होगा या C2H5OH से आया होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल। अब एक चीज आप ध्यान देना कि ये जो CH3+ है, CH3+ हमारा होता क्या है ना, अगर आपका CH4 है तब तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और 3D स्ट्रक्चर होता है, आपने खूब पढ़ा है इसको। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो गया। अब प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब ये कहीं इस तरीके से हुआ, तो ये जो OH- न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहां से फिर से बता दे रहा हूं। तो OH- या तो फ्रंट से अटैक कर सकता है या बैक से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेन में है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर जिस डायरेक्शन से X गया था हैलोजन, उसी डायरेक्शन से बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। ये हम लोग इसका स्टीरियो एस्पेक्ट देख रहे हैं। स्टीरियो एस्पेक्ट मतलब 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो रिटेंशन हो गया, ठीक है ना। और अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में आया, क्योंकि ये अटैक दोनों तरीके से हो सकता है। अगर मान लो OH इधर चला गया और आपका इधर C है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। तो यानी कि इस केस में SN1 के केस में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिलते हैं, और दोनों क्या मिलते हैं, 50-50% मिलते हैं, 50-50% मिलते हैं, इसीलिए इसको रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप दोनों पा सकते हैं, इन्वर्जन भी मिलेगा और रिटेंशन भी मिलेगा
अब हम लोग देखते हैं SN2। क्लियर? SN1 सबको समझ में आ गया। SN2 में हमारे पास, SN3 में आप, SN1 में ध्यान रखना हमने 3 डिग्री रखा है क्योंकि 3 डिग्री डोमिनेटिंग है। 3 डिग्री से ही आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और वो स्टेबल बनेगा। और कार्बोकेटाइन जनरेशन होना ही SN1 रिएक्शन की खासियत है। SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो यहां हम लोग 1 डिग्री रखेंगे। ठीक है ना? इधर ये हो जाएगा CH3 कर लो, CH3 और OH। ठीक है ना? इधर सॉरी OH लगा दिया मैंने, CH3Cl ले लो, CH3Cl। और यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि आपका NaOH ले लो या RO माइनस ले लो, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इसको जरा समझो। इसमें आप ध्यान देना, इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जिधर से Cl जा रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन से OH आता है, ये ध्यान रखना। अपोजिट डायरेक्शन से OH आता है और बाकी के हाइड्रोजन इधर लगे होते हैं। और ये इंटरमीडिएट, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? इधर देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5, 3 हाइड्रोजन एक ही, 5 कार्बन की वैलेंसी हो नहीं सकती, यानी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है ना? और इसके अपोजिट डायरेक्शन से आने का भी रीजन बताता हूं क्या होता है। तो अब ये हट जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा। तो OH और ये H और ये H। तो यानी कि SN2 के केस में हमेशा इन्वर्जन मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट इन्वर्जन मिलेगा। और 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है ये फेवर करता है SN2 को, 3 डिग्री फेवर करता है SN1 के। 2 डिग्री के बारे में हम लोग देखेंगे अभी क्या होगा। तो क्लियर हो गया, 1 डिग्री है तो 100% SN2 को फेवर करेगा, 3 डिग्री है तो 100% SN1 को फेवर करेगा। और इसमें इन्वर्जन होगा, वहां पे दोनों हो सकते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन। अब ये रिवर्स डायरेक्शन से ये क्यों आ रहा है? अगर ये सपोज करो इस डायरेक्शन से ही आता तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता, दोनों टकराने लगते, तो फिर प्रोडक्ट बनना मुश्किल होता है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन से आता है ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो ये आपका हो गया SN2। क्लियर? अब 2 डिग्री के केस में आप सोचोगे भाई 2 डिग्री अगर आपका एल्कोहल मिल गया, सॉरी एल्किल हैलाइड, तो क्या होगा? तो 2 डिग्री के केस में आप ध्यान देना, अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तब आपका SN2 फेवर करेगा, ये ध्यान रखना। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 फेवर करेगा 2 डिग्री में। ठीक है ना? और अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ नहीं देगा, H+ नहीं देगा तो आपका SN2 फेवर करेगा। और अगर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है आपने जो कि H+ देगा तो वो SN1 फेवर करेगा। तो इस तरीके से SN1 SN2 में आपने डिफरेंस भी समझ लिया। क्लियर? और SN1 SN2 में और भी 2 डिफरेंसेस थे कि इसमें इन्वर्जन रिटेंशन रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, इसमें सिर्फ इन्वर्जन मिलता है। ये 3 डिग्री फॉलो करता है, ये 1 डिग्री मतलब डोमिनेट करता है। 2 डिग्री के केस में आपने देख लिया कि क्या हो सकता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है ना? अब एरिल हैलाइड में देखते हैं हम लोग कि क्या एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आइए देखते हैं। तो देखो, एरिल हैलाइड को अगर हम लें कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना? इधर इसके लोन पेयर होंगे, ठीक है ना, एक बॉन्ड बना है, बाकी 6 लोन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ध्यान दो, एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसको हटा के और आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले आओ, इसको हटाओ और कोई न्यूक्लियोफाइल ले आओ, ये बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। बट देखो क्या होना चाहिए ऐसा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां ये डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे देखो ये लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस में है। ये ध्यान देना कि ये रेजोनेंस में है। अब अगर रेजोनेंस में है तो यानी एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो आपको लगता है कि आप इसको ब्रेक करके हटा पाएंगे, मुश्किल होगा। तो एरिल हैलाइड्स जनरली डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज एक तो रेजोनेंस है, दूसरा क्या, अगर आप इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर में आप ये पाओगे कहीं इस तरीके से कि यहां पे ये बना रहेगा और ये डबल बॉन्ड एक्स बन जाता है, क्योंकि यहां पे जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना के देख लेना इसका। तो अगर पार्शियली देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना, देखिए लाइक सिंगल बॉन्ड है तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा, इधर इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है
और रेजोनेंस, इन दोनों की वजह से एरियल हैलाइड जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप यही दोनों रीजन लिखेंगे तभी इसका सही आंसर माना जाएगा। तो अब क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर ही नहीं सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो कर सकते हैं। आपने इसको NaOH ले लो और इसमें आप प्रेशर भी ज्यादा रखो और टेम्परेचर भी ज्यादा रखो। यानी ज्यादा हीट रखोगे, ज्यादा प्रेशर रखोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो पाना फिर भी इजी हो जाएगा। तब यहां पे आप इसको बना सकते हो ONA और फाइनली H+ लोगे तो यहां पे देखो ये बन गया OH। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउज प्रोसेस, है ना। डाउज प्रोसेस ये बड़ा ही कॉमन प्रोसेस है, इसको फिनॉल को बनाने का एल्किल हैलाइड से। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है लेकिन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो कर देगा ये, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शंस देखिए, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन मिलेगा आपको, तो ये सब चीजें ध्यान रखते चलना। जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। अब अगर आप सपोज करो इसका आपने से यहां पे X लिया हुआ है और यहां NO2 ले लिया है, अगर आप NO2 ला लो तो इसकी रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। एक और तरीका है, NO2 ला लो, इसकी रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। NaOH लोगे ना, अब यहां पे ये बन जाएगा, तो यहां पे NO2 रहेगा और यहां पे OH बन जाएगा, ठीक है। अगर और NO2 ला लो और आसान हो जाएगा, यहां भी NO2 ला लो तो और भी आसान हो जाएगा। इट वुड बी वेरी इजी कि आप इसको बना लोगे। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, इसी को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बड़ी काम की चीज है। इसको देखो, ये रिएक्शन काम की चीज है, पूछा जा सकता है। जैसे जैसे NO2 बढ़ता है वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो नाइट्रेशन करके भी हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं आपको एक रेसमिक मिक्सचर, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो एक कुछ ऑप्टिकल एस्पेक्ट से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात कि अगर एक कार्बन से 4 डिफरेंट से ABCD 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। यही कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा और कोई सा कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक लेके समझा देता हूं। जैसे देखो, ये आपका लैक्टिक एसिड में ले लेता हूं, इधर सपोज करो OH ले लिया और इधर मैंने CH3 ले लिया। देखो 3D स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। इसका मतलब होता है कि इनटू द प्लेन, इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन से ऊपर उठा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। अब अगर आप इसका मिरर इमेज लो तो मिरर इमेज में देखो, जैसे हम अपने बॉडी का मिरर इमेज लेते हैं तो सर ऊपर ही रहता है और अपना पैर नीचे ही रहता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाता है। ऐसे यहां भी बन जाएगा, इधर ये OH बन गया और इधर ये क्या बन गया? CH3 बन गया। अब देखो कितनी इजी बात है। तो अगर ये OH राइट में हुआ तो इसको D बोलते हैं यानी डेक्स्ट्रो, अगर ये लेफ्ट में तो इसको L बोलते हैं यानी कि लीवो। यानी कि पहली बात तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास ये कार्बन से चारों अलग अलग अटैच है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर इससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो या ये डेक्स्ट्रो का मतलब कि लाइट को किधर रोटेट करेगा? इस तरीके से राइट में रोटेट करेगा। और ये वाला किधर रोटेट करेगा लाइट? अगर इससे पास करोगे तो ये लेफ्ट में रोटेट कर देगा लाइट को। इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करते हैं। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर इन मिरर इमेजेस को आप एक दूसरे पे रख दो, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? यानी कंप्लीटली इसको कवर करेगा? नहीं करेगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को अगर आप लेते हैं, इन दोनों को D और L को, इसी को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्लियर? और अगर इनैंशियोमर्स में D और L, देखिए इनैंशियोमर्स का मतलब D और L का मिक्सचर, और एक वो केस जिसमें कि 50% D ले लो और 50% L ले लो, ठीक है ना। D और L दोनों 50-50% अगर आप ले लो तो इस केस में आपका हो जाता है रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो वही रेसमिक मिक्सचर जो SN1 में बन रहा था, उसका ऑप्टिकल एस्पेक्ट हमने समझ लिया। तो किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का D और L हम अगर 50-50 यानी इक्वल अमाउंट में ले लें तो उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो यहां तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल और कुछ और स्पेशल पॉइंट्स हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। तब तक मेरे साथ ट्यून रहिएगा।
ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।